Hello friends, welcome to the new series of Lakshmikant which I have started and I hope that हम जल्दी से जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो भी प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात है हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में हमारे, जैसा कि हमको पता है कि देयर आर अबाउट 25 पार्ट्स राइट नाउ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली 22 थे और आर्टिकल्स में डिवाइड हैं ये पूरे के पूरे पार्ट्स। तो जो आर्टिकल 1 to 4 जो हैं वो डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल डील करते हैं। और इसको रिमेंबर करने की ट्रिक यही है कि सबसे पहले अगर हम देश बताएंगे तो उसमें पहली चीज़ हम यूनियन और उसकी टेरिटरीज ही लेके आएंगे, स्टेट्स और यूटीज ही लेके आएंगे, तो वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बोला जाता है कि जो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है हमारे इंडिया को, दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम जानते हैं, पर सबसे पहले एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हम जानेंगे। कि देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे एक बात हुई कि नाम क्या रखा जाए, इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। तो एक यूनैनिमिटी नहीं थी उनमें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें नहीं थी एक यूनैनिमिटी। तो इसलिए कुछ लोग जो सजेस्ट कर रहे थे कि भारत ट्रेडिशनल नेम रखा जाए और कुछ कह रहे थे कि मॉडर्न नेम इंडिया रखा जाए। तो इसीलिए इस यूनैनिमिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दोनों ही चीज़ों को एक मिश्रण ले लिया और मिक्स कर दिया और लिखा इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी वो ये थी यूनियन बोला गया उसको, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में, मतलब कि डिवीजन है पावर्स की। बट यहाँ पर तो क्या बोल दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने प्रेफर किया था बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और उन्होंने दो रीज़न दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि जो इंडिया की फेडरेशन है वो कोई रिजल्ट नहीं है कि अब बेसिकली फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट्स की अपनी पावर्स होंगी और जो यूनियन है उसकी अपनी, सेंटर की अपनी पावर होगी। बट और क्या होगा, स्टेट्स के पास एक राइट होगा कि वो कभी भी अलग हो सकती हैं यूनियन से। तो बट हमारा तो ऐसा नहीं है, वी हैव ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसीलिए यहाँ पर पहली चीज़ तो बोली गई जो हमारा इंडिया का फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, ठीक है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में है। और दूसरी चीज़ यही बात बोली गई कि जो हमारी जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है सिसीड करने का फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब कि हमारी ऐसा नहीं है कि कल को कोई पंजाब का या हिमाचल का या दिल्ली का कोई भी बोल देता है कि मुझे अपना अलग देश चाहिए, सो इट विल नॉट बी देयर। सो ये हमारी दो चीज़ें थी, इसीलिए इसको यूनियन प्रेफर किया गया रैदर देन फेडरेशन। अब आर्टिकल 1 बेसिकली हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी को वो 3 भागों में बांटता है। द फर्स्ट वन इज योर टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, सेकंड यूटीज, और तीसरी ऐसी टेरिटरीज जो टाइम टू टाइम जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं वो एक्वायर करती रहेगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट अगेन इसमें हमारे को जैसे पता है कि देयर आर 12 शेड्यूल्स, और 12 शेड्यूल में जो फर्स्ट शेड्यूल ही है वो है रिलेटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम वो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ना होके कहाँ होगा, उसके शेड्यूल्स में होगा। और अभी हमको पता है कि करंटली हमारे पास क्या बनी है, 2 यूटीज बनी है नई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अभी हमारे पास जो स्टेट्स बचती हैं वो है 28 और 9 यूनियन। वी हैव 9 यूनियन एंड 29 स्टेट्स, सॉरी 29 यूनियन टेरिटरीज एंड 20 आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए स्टेट में चेंज होता है, कोई नाम होता है, तो वो कहाँ होगा, सीधा का सीधा ऐड शेड्यूल में, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं, एक्सेप्शंस हम आगे पढ़ेंगे जो पार्ट 21 में आएंगी, तो उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में एक्सेप्शंस हैं और कौन फिफ्थ शेड्यूल और 6 शेड्यूल एरियाज हम देखेंगे जब हम शेड्यूल्स की सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं। अब जनरली अगर हम बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज़ अ वाइडर कनोटेशन।
मतलब कि टेरिटरी ज़्यादा इफेक्टिव टर्म है रेदर देन यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज जो आपके पास यूनियन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात करती है, बट जो आपके पास टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो स्टेट्स की नहीं, बेसिकली यूनियन टेरिटरीज की, और ऐसी टेरिटरीज भी जो यूनियन में आ जाएंगी, मतलब इंडिया में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया जो बात करता है वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स एंड यूटीज जो इस समय एग्जिस्टेड हैं। बट टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें हमारी फर्दर, मान लीजिए कोई भी एक फर्दर आइलैंड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को गिफ्ट मिलता है या वो एक्वायर करती है, तो वो किस में आ जाएगा, टेरिटरी में आ जाएगा उसके, इसीलिए दैट इज वाई दिस टर्म इज यूज, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब दूसरी बात, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एक सॉवरन स्टेट है। सॉवरन स्टेट क्या है, मतलब क्या है कि हमारा किसी में कोई भी हम जो लॉ बनाएंगे वो हम बनाएंगे, मतलब हमारे लॉज कोई और नहीं बनाएगा। डोमिनियन नहीं है हमारे पास। ठीक है, डोमिनियन नहीं होगा किसी भी अदर कंट्री का। ठीक है, तो अगेन वही बात कि हमको पता है कि हम एक सॉवरन स्टेट है, तो एक सॉवरन स्टेट के होने के नाते हम एक्वायर कर सकते हैं कोई भी, मान लीजिए फॉरेन की टेरिटरी हमको बाहर से एक्वायर करनी है, बट कैसे, एक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटी हो जाती है या हम परचेज करते हैं या लीज पे लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थी हमारी, जो गोवा है, हमारी जो स्टेट है दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब के सब क्या हुआ, थ्रू एक्विजिशन हुआ है इनका मर्जर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था पहला आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 किसके बारे में डील करता है, डील्स अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नाउ आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 इम्पावर करता है, बेसिकली ये दो पावर देता है यूनियन को। पहली पावर ये होता है, द फर्स्ट पावर इज टू एडमिट द न्यू स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप नई स्टेट्स क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं इंडियन यूनियन में। और दूसरी पावर वो देता है कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स। तो बेसिकली आपके पास क्या है, दो पावर हो गई। पहली पावर क्या हो गई आपके पास, कि एडमिट कर सकते हैं आप न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। और सेकंड पावर क्या होगी, या तो आप इस्टेब्लिश कर लीजिए, या तो एडमिट कर लीजिए कहीं से, या आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। नहीं, तो जो फर्स्ट जो है बेसिकली दैट इज द एडमिशन, उसमें क्या है, वो उस स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, और जो सेकंड वन है वो बात कर रहे हैं जो पहले वो स्टेट्स नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली बात करें तो जो आर्टिकल 2 है वो रिलेट करता है, हमने जान लिया, या तो एडमिशन और या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। ठीक है, जो कि हमारी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 क्या करता है, यहाँ पे आर्टिकल 3 की बात भी कर लेते हैं साथ साथ। आर्टिकल 3 हमको बताता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ, ये चेंजिंग इन द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बस रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं उनकी टेरिटरीज में। ठीक है, तो आर्टिकल 3 इससे रिलेट करता है। तो आर्टिकल 2 में क्या होगा, एडमिशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट, जो कि इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं थी पहले। और आर्टिकल 3 में क्या होगा, बेसिकली जो ऑलरेडी पार्ट हैं बस उनका रीएडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस समय गोवा पार्ट नहीं था, तो गोवा को क्या किया गया, पार्ट बना दिया गया, सो दैट इज अंडर आर्टिकल 2। पावर वो पार्लियामेंट को किसने दी है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो ये भी अब हम साथ साथ में देखते हैं। तो अब थोड़ा आर्टिकल 3 के बारे में ब्रीफ से जानेंगे हम। तो आर्टिकल 3 बेसिकली हमको क्या बोलता है, ये अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को कि ये क्या कर सकती है, बेसिकली एक न्यू स्टेट बना सकती है बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, जैसे कि इस समय भी किया है। ठीक है, या किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है ये, या किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, बाउंड्री में अल्टरेशन कर सकती है, या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो वही चीज़ है, हमने बात की है कि रीएडजस्टमेंट की, पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, तो वो आर्टिकल 3 हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारा देश का विधानसभा है, उसको देता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। बट आर्टिकल जो 3 है वो आपके पास दो कंडीशंस रखता है। पहली बात तो कि जब भी आप ये कोई ऐसा बिल जो है रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन वो आप पार्लियामेंट में रख रहे हैं, तो उससे उस बिल को रखने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब से। वो जब रिकमेंड करेंगे तभी आप इस बिल को रख सकते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है वो प्रेसिडेंट पर है
वो ये है कि जो जब भी फॉर एग्जांपल जिस भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये पूरा का पूरा जो बिल होगा वो वहाँ पर दिया जाएगा, ये मैटर वहाँ पर रेफर किया जाएगा उसके स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, और उनके व्यूज़ जाने जाएंगे। बट एक एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारे पास ये जो उनको रेफर कर रहे हैं फर्दर बिल, तो क्या एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट इस पे बाइंडिंग बाइंडिंग है उनकी एडवाइस पे, या जो भी उनका सुजेशन है, या पार्लियामेंट बाइंडिंग है? तो नहीं, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। और वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो होंगे वो उनको एक स्पेसिफिक खुद से टाइम देंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो उसको खुद ब खुद वैसे ही मान लिया जाएगा एक्सेप्टेड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास अगेन या पार्लियामेंट के पास कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो और अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नेसेसरी नहीं है कि एक फ्रेश रेफरेंस हम दोबारा से बनाएं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एवरी टाइम जब जब हम उसको हमें उस अमेंडमेंट को मूव करना हो या एक्सेप्ट करना हो पार्लियामेंट में। और अगर हमारे पास यूटी की बात करें तो यूटी में तो रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यूटी डायरेक्टली कम्स अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं ये। तो अगेन तो वही बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, याद रखिएगा ये चीज़, क्या करने के लिए, एक नई स्टेट बनाने के लिए या अल्टर करने के लिए या बाउंड्री या रीड्रॉ द बेसिकली पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो जिसके पास किसके पास अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के पास है या आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर के पास है या पार्लियामेंट के पास है, तो हमेशा याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास आपके पास ये अथॉरिटी है। और ये अथॉरिटी कहाँ से डिराइव हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर अपनी कहाँ से ली है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको एक बात तो पता चल गई कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट क्या स्टेट भी यूनियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दैट इज़ वाई जो इंडियन फेडरेशन है वो डिफरेंट है यूएसए की फेडरेशन से। तो बेसिकली बात करें यूएसए की, तो यूएसए में क्या होता है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है, एग्जिस्टेंस होती है स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे गारंटी देता है, ठीक है। और वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो कोई भी न्यू स्टेट नहीं बना सकती या बॉर्डर को अल्टर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडिंग आ जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स परस्पेक्टिव, दैट यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बट इंडिया क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो यूनियन है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और जो स्टेट्स हैं वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, बट अगर मतलब तोड़ी नहीं जा सकती। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो कहा जाता है इट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है बट यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 3, ठीक है। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए ये आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में इन दोनों आर्टिकल्स का। और उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4 जो कि लास्ट ही आर्टिकल है इस पार्ट का, और वो ये कहता है कि जब भी हम एस्टैब्लिशमेंट करेंगे या एडमिशन करेंगे कोई भी नई स्टेट का, या तो हम कुछ अल्टर करेंगे एक स्टेट में, एग्जिस्टिंग स्टेट में, वो उनको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा अंडर आर्टिकल 368। हमको ये तो पता ही है कि जो बेसिक अमेंडमेंट्स जो हैं वो किस आर्टिकल में हैं, हमारे पास आर्टिकल 368 में है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 368 इनको नहीं समझा जाएगा, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, इनको कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगेगी, इसलिए ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगे, ठीक है। और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस लगेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और नाउ वन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पावर है पार्लियामेंट की टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है, क्या ये भी पावर रखते हैं कि अपनी सीट कर दें, मतलब दे दें इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब अपनी जो टेरिटरी है वो बिना किसी उससे सलाह से कहीं भी दे दें। तो ये जो था बेसिकली ये आपके पास कोर्ट के पास आया था ये मामला भी, जब हमारे पास जो बेरूबरी यूनियन है वेस्ट बंगाल में, उसका एरिया कुछ पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पावर है पार्लियामेंट की किसी भी एरिया को कम करने की, वो कभी भी कवर नहीं करेगी सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। तो इसलिए क्या किया गया था, सो हेंस जो इंडियन टेरिटरी है
कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द आर्टिकल 368। हम तभी दे सकते हैं अपना कोई भी लैंड किसी फॉरेन कंट्री को जब इट इज पास्ड बाय आर्टिकल 348, मतलब इट इज पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, तो एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, मतलब अंडर आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई और इसलिए इस एरिया को ट्रांसफर किया गया टू द टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए भी इतना ही। आफ्टर दैट वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, जो अभी अभी रिसेंटली 2015 में हुआ है, तो इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे इंटीग्रेशन कैसे कैसे हुई है हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स की और क्या क्या कमेटीज इंपॉर्टेंट थी उसमें, जैसे कि हम बात करेंगे धर कमीशन एंड जेबीपी कमेटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से हमारी जो कमेटीज थी उन्होंने कैसे कैसे स्टेट्स को बाइफरकेट किया है और अल्टीमेटली कैसे कैसे हमारी जो बाकी जो अदर जो स्टेट्स हैं वो कैसे कैसे मर्ज हुई हैं हमारी यूनियन में। तो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप दैट वी शैल बी गोइंग वेरी फास्ट एंड बहुत अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।